500 डेज ऑफ समर। ये कहानी है टॉम हैंसन और समर फिन के उन 500 दिनों की जो उन्होंने एक साथ गुजारे। टॉम हैंसन जो प्यार में विश्वास रखता है, जिसका ये मानना है कि उसकी जिंदगी में जब तक प्यार नहीं आएगा उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं आ सकती। वहीं दूसरी तरफ है समर फिन जो टॉम से बिल्कुल ऑपोजिट सोचती है। उसको प्यार में विश्वास नहीं है, वो दोस्ती को ही सब कुछ मानती है। और इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि टॉम हैंसन और समर फिन एक पार्क की बेंच में बैठे हैं और तभी समर टॉम के हाथ पर हाथ रखती है। और आज इन दोनों को एक दूसरे को जानते हुए 488 दिन हो चुके हैं। इसके बाद कहानी आती है पहले दिन पर, जब पहली बार टॉम ने समर को देखा था। दरअसल टॉम एक ट्रेंड आर्किटेक्ट है, लेकिन वो एक ग्रीटिंग कार्ड की कंपनी में राइटर के तौर पर काम करता है और उसी कंपनी में समर फिन उसके बॉस की असिस्टेंट बनकर आती है। और जब पहली बार टॉम समर को देखता है तो उसे लगता है कि यही वो लड़की है जो उसे अपनी जिंदगी में चाहिए। टॉम और समर की पहली बार बात तब होती है जब टॉम लिफ्ट में अपने हेडफोन पर गाने सुन रहा होता है और तभी वहां पर समर आती है और समर कहती है कि स्मिथ्स मेरा फेवरेट सिंगर है। दरअसल टॉम और समर एक ही सिंगर को पसंद करते हैं। इसके बाद इनके बीच में बातें होना शुरू हो जाती है और टॉम समर को बताता है कि मुझे इस कंपनी में इस काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मुझे जॉब की जरूरत थी, इसीलिए मैंने जॉब कर ली। समर बताती है कि वो फ्राइडे को यहाँ पर शिफ्ट हुई है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग करना चाहती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन इनके ऑफिस का पूरा स्टाफ एक बार में एक कैरियोकी नाइट पर जाता है जहां पर लोग अपनी मर्जी से म्यूजिक पर गाने गाते हैं। और जब यहाँ पर टॉम, उसका दोस्त और समर आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो टॉम का दोस्त समर से पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। समर कहती कि नहीं, मैं इस तरह के किसी भी रिश्ते में विश्वास नहीं करती, बल्कि मैं अपने आप में रहना पसंद करती हूँ। रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये आपकी फीलिंग्स को हर्ट करती है। इस दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ फैंटेसी यानी कि कल्पना होती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज के टाइम पर इतने डाइवोर्सेस नहीं होते। वो कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर में रहते हैं, हमें टेंशन की जरूरत ही नहीं है, हमें खुश रहना चाहिए, हमें जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। लेकिन टॉम उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि उसे प्यार पर बहुत विश्वास है। अब यहाँ पर टॉम का दोस्त बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और जब वो उसे टैक्सी में बिठा रहे होते हैं तो वो समर को बता देता है कि ये तुम्हें बहुत पसंद करता है। और उसके जाने के बाद समर टॉम से पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। टॉम कहता है कि हाँ। समर पूछती है एक दोस्त की तरह। टॉम कहता है कि हाँ, एक दोस्त की तरह, क्योंकि वो समझ चुका है कि समर को प्यार पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स उसके आगे एक्सप्रेस नहीं करता। समर को भी टॉम अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे कहते हैं कि तुम इंटरेस्टिंग हो, मुझे अच्छे लगते हो, तो हम दोस्त बन सकते हैं। और 31वें दिन जब ये दोनों ऑफिस में जेरोक्स मशीन के पास होते हैं तो समर टॉम के पास आकर उसे किस कर देती है और इसके बाद इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है, यानी कि ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और इन दोनों की करीबी के साथ साथ टॉम की जिंदगी में खुशियां भी आ जाती है। ये साथ में घूमते फिरते, खाना खाते, शॉपिंग करने जाते, मूवी देखते हैं और टॉम उसे अपनी उस फेवरेट जगह पर भी ले जाता है जहां पर हमेशा वो अकेला आता है क्योंकि यहाँ से शहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है। और इसके बाद पहली बार समर टॉम को अपने घर भी ले जाती है। समर टॉम को अपनी बहुत सारी ऐसी बातें बताती है जो टॉम को लगता है कि आज से पहले समर ने किसी को नहीं बताई। वो उसे अपने सपनों के बारे में बताती, वो उसे बताती कि वो कैसा सोचती है। और टॉम को लगता है कि इन दोनों के बीच में जो दोस्ती की दीवार है वो धीरे धीरे गिर रही है और ये दोस्ती अब प्यार में बदल रही है। लेकिन ये सिर्फ टॉम की कल्पना है। लेकिन जब समर टॉम को कहती है कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, जो बातें मैं तुमसे करती हूँ, ऐसी बातें मैंने कभी किसी से नहीं कही, तो टॉम की सारी कल्पनाओं को एक हकीकत का रूप मिल जाता है। और एक दिन जब ये ड्राइव करके कहीं जा रहे होते हैं तो टॉम समर से पूछता है कि हमारे बीच में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। समर कहती कि मुझे नहीं पता, मैं खुश हूँ, क्या तुम खुश हो। टॉम कहता है कि हाँ, मैं खुश हूँ। और अब इनकी दोस्ती को 259 दिन हो चुके हैं। और एक दिन जब ये बार में होते हैं तभी वहां पर एक आदमी समर के पास आता है। वो कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हें यहाँ पर देखा है। समर कहती मैं यहाँ पर अक्सर आती हूँ। वो आदमी पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीद सकता हूँ। समर साफ साफ मना कर देती है। दरअसल वो आदमी जबरदस्ती समर को अप्रोच कर रहा होता है और साथ ही साथ टॉम के साथ उसका बिहेवियर बहुत ही रूड होता है।
है और जाने से पहले वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर एक पंच मारता है और बदले में वो आदमी भी टॉम के मुंह पर एक पंच मारता है। इसके बाद टॉम और समर वापस घर आ जाते हैं और घर आने के बाद समर का मूड पूरी तरह से ऑफ होता है। वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतने अनकूल हो। टॉम कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया। समर कहती है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और वो उसे जाने के लिए कहती है। इस बात से टॉम को गुस्सा आता है और वो समर से पूछता है कि हम क्या हैं। समर कहती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। टॉम कहता है कि जिस तरह से हम दोनों साथ रहते हैं इस तरह से दोस्त साथ नहीं रहते। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और कई बार साथ सोते भी हैं। समर टॉम को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन मैं किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहती। टॉम कहता है कि मैं भी कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता लेकिन एटलीस्ट हम एक कपल तो हैं और ये कहकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। आज पहली बार इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई होती है, इसीलिए दोनों परेशान होते हैं। समर टॉम के घर जाती है और उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था जैसे मैंने किया। और इसके बाद ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और अगली सुबह ये एक पार्क में भी जाते हैं जहाँ ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और इसी तरह से इनकी दोस्ती के कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब इनकी दोस्ती का वो दिन आता है जब इन्हें एक दूसरे को जानते हुए 290 दिन हो चुके हैं। ये दोनों कैफे जाते हैं और कैफे जाने के बाद टॉम समर के घर पर जाना चाहता है लेकिन समर कहती है कि चलो हम मूवी देखने चलते हैं और ये द ग्रेजुएट मूवी देखने के लिए जाते हैं। मूवी खत्म होने के बाद समर को रोना आता है और टॉम समर से पूछता है क्या ये मूवी की वजह से? समर कहती है कि हाँ, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। और इसके बाद ये घूमने के लिए जाते हैं और जब टॉम समर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है जैसे कि वो हर रोज पकड़ता है तो समर उसे अवॉइड करती है। अब समर अपने घर जाना चाहती है। वो कहती है मैं टायर्ड हूँ लेकिन टॉम उसे कहता है चलो हम पैनकेक्स खाने चलते हैं और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर समर टॉम को कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि हम दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे बीच में है ये नॉर्मल नहीं है। और वो उससे बहुत कैजुअली ब्रेकअप कर लेती है। इस बात से टॉम को बहुत दुख होता है, बहुत उदास हो जाता है और उसका दुख और उदासी तब और भी बढ़ जाती है जब समर जॉब भी छोड़ देती है, यानी कि अब वो उससे मिल भी नहीं सकता। टॉम बहुत डिप्रेस हो जाता है और उसके डिप्रेशन का असर उसके काम पर भी आना शुरू हो जाता है। उसका बॉस उसे बुलाता है और वो कहता है कि हम जानते हैं कि ये सब कुछ समर की वजह से हो रहा है लेकिन तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो, तुम्हें अपने काम पर और भी ध्यान देने की जरूरत है। टॉम का बॉस टॉम को बोलता है कि लास्ट वीक तुमने जो ग्रीटिंग कार्ड के लिए कोट बनाया था उस कोट को मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। और टॉम ने लिखा होता है रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, फक यू होल। दरअसल टॉम का इस कंपनी में यही काम होता है कि वो ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए अच्छी अच्छी लाइंस यानी कि अच्छे अच्छे कोट्स बनाए और इस काम में वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन समर की वजह से अब उसका पूरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो चुका है और ये बात उसका बॉस अच्छी तरह समझ चुका है और वो टॉम को कहता है कि तुम अब इन कार्ड्स के लिए लाइंस बनाओ जहां पर दुख है, जहां पर उदासी है, जहां पर लोग अपनी हिम्मत हार चुके हैं। लेकिन टॉम इस सिचुएशन से किसी भी तरह से निकलना चाहता है, इसीलिए वो अपने आप को दोबारा से मोटिवेट करता है और अपने दोस्त की मदद से एक लड़की से मिलने के लिए भी जाता है। दरअसल ये एक ब्लाइंड डेट होती है लेकिन जब टॉम उस लड़की से मिलता है तो वो पूरा वक्त समर के बारे में ही बात करता है। इस वजह से उसकी ये डेट पूरी तरह से असफल हो जाती है और एक दिन जब टॉम के साथ काम करने वाले उसके एक कोवर्कर की शादी होती है और टॉम उस शादी में जा रहा होता है तो उसे सफर के दौरान समर भी मिलती है। ये एक बार फिर से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, शादी में डांस भी करते हैं और शादी में टॉम को समर कहती है कि मेरे घर पर एक पार्टी है, तुम्हें वहां पर आना पड़ेगा। हालांकि टॉम शुरू में थोड़ा सा आनाकानी करता है लेकिन बाद में वो मान जाता है क्योंकि वो एक बार फिर से समर को अपनी जिंदगी में वापस चाहता है। और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो समर टॉम के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। इस बात से टॉम को बहुत खुशी होती है और अब वो शाम आती है जब टॉम को समर के घर पर जाना है। टॉम समर के घर पर गिफ्ट लेके जाता है और टॉम को जिस तरह से उम्मीद होती है समर उससे उस तरह से नहीं मिलती। इन दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई होती है वो अभी भी बरकरार होती है और उस पूरी पार्टी में टॉम लगभग अकेला ही होता है। और तभी टॉम देखता है कि समर एक लड़की को अपनी रिंग दिखा रही है
और ये इंगेजमेंट रिंग होती है, यानी कि समर की इंगेजमेंट हो चुकी है। इस बात से टॉम पूरी तरह से टूट जाता है और वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसके दिल में जो आखिरी उम्मीद थी आज उस उम्मीद का भी अंत हो चुका है। और इतने बड़े शहर में जहां पर लाखों लोग रहते हैं, उस शहर में टॉम अपने आप को अकेला पाता है और इसके बाद वो अपने आप को शराब में डुबा लेता है। और एक दिन जब वो सुबह सुबह शराब लेकर आ रहा होता है तो वो देखता है कि वहां पर एक लड़का और लड़की हाथ पकड़ कर जा रहे हैं और वो उन्हें कहता है गेट अ रूम, यानी कि कहीं जाकर रूम ले लो, क्योंकि अब टॉम को ये सब चीजें टाइम वेस्ट लगती है। उसे किसी भी तरह के किसी भी रिश्ते में कोई यकीन नहीं है। और एक दिन जब उसके ऑफिस में मीटिंग होती है और सबके सब ग्रीटिंग कार्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो टॉम का बॉस टॉम से कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहोगे। टॉम पहले से फ्रस्ट्रेट होता है और वो इमोशंस में बहकर एक कार्ड उठाता है। ये वैलेंटाइंस का कार्ड होता है और वो कहता है कि अगर कोई लड़की मुझे कार्ड देगी तो मैं इस कार्ड को खा जाऊंगा। ये कार्ड्स, मूवीज, सॉन्ग्स, ये सब हमसे झूठ बोलते हैं और इसके लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर किसी को अपने दिल की बात बोलनी है तो वो उसे ये कार्ड क्यों देगा जिसपे वो लाइंस लिखी है जो हमने लिखी है। इसमें उसकी दिल की बात कैसे हो सकती है। और अगर किसी को अपनी दिल की बात किसी को बतानी है तो उसे अपने शब्दों में कहनी चाहिए, ना कि उसे किसी को ऐसा कार्ड देना चाहिए जिसमें उसने एक भी शब्द अपने दिल से नहीं लिखा। और ये कहते कहते टॉम काफी इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि उसका दिल भी टूट चुका है और वो कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, अब मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और टॉम उस जॉब को छोड़ देता है। इसके बाद वो अपनी दोस्त, अपनी कजन सिस्टर से मिलता है। दरअसल उसके माँ बाप का डाइवोर्स हो चुका होता है और ये उसकी बहन और उसकी दोस्त भी होती है जो हमेशा उसे गाइड करती है। और वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए वही लड़की सबसे बेहतर थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। समंदर में और भी बहुत सारी मछलियां हैं। तुम्हें तुम दोनों के बीच में जो अच्छे पल बीते हैं सिर्फ उन्हें याद रखना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और टॉम अपने और समर के बीच में बिताए हुए अच्छे पलों को एक बार फिर से याद करता है और जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो इस चीज से एक बार फिर से निकलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ समर की शादी हो जाती है और यहाँ टॉम जो आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर चुका है वो आर्किटेक्ट की एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो कई किताबें पढ़ता है, बिल्डिंग्स के अलग अलग स्केचेस बनाता है और आज उसे समर को जानते हुए पूरे 488 दिन हो चुके हैं। और एक बार फिर से टॉम उसी पार्क में जाता है जो उसका फेवरेट पार्क है। और जब वो उस पार्क की एक बेंच पर बैठकर सामने बिल्डिंग्स देख रहा होता है तभी पीछे से उसे आवाज आती है और जब वो पीछे देखता है तो वहां पर समर अकेली बैठी होती है जिसकी शादी हो चुकी है और समर उसके पास आकर बैठ जाती है। और ये इस कहानी का पहला सीन है जहां से पूरी कहानी पास्ट में चलती है। टॉम समर से कहता है कि तुम कभी किसी की गर्लफ्रेंड भी नहीं बनना चाहती थी और तुमने शादी कर ली। ये बात मैं कभी समझ ही नहीं पाया, मुझे बहुत हैरानी हुई। समर कहती कि मुझे भी बहुत हैरानी हुई, बस ये हो गया। एक सुबह मैं उठी और मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे शादी करने के लिए श्योर नहीं हूँ। टॉम कहता है कि मैं डेस्टिनी, सोलमेट्स और ट्रू लव के बारे में कितना गलत था। दरअसल टॉम हमेशा से डेस्टिनी के बारे में, सोलमेट्स के बारे में और ट्रू लव के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। समर उससे कहती है कि तुम सही थे, तुम ठीक कहते थे। एक बार मैं एक जगह बैठी थी, एक लड़का मेरे पास आया, उसने मुझसे शादी के लिए पूछा और आज वो मेरा हस्बैंड है। सोचो अगर मैं उस जगह गई नहीं होती, मैं वहां पर बैठी नहीं होती, या फिर मैं लंच के लिए चली जाती या किसी मूवी के लिए चली जाती, या मैं उस जगह पर 10 मिनट बाद पहुंचती, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। और उस वक्त मैंने सोचा कि टॉम जो भी कहता वो बिल्कुल सही कहता है, तुम सही थे टॉम। और इसके बाद समर टॉम के हाथ पर हाथ रखती है और ये इस कहानी का पहला सीन होता है जहां से पूरी कहानी फ्लैशबैक में चल रही होती है। समर टॉम को कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए और वो वहां से जाने लगती है। तभी टॉम पीछे से बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। और समर वहां से चली जाती है। और ठीक 12 दिन बाद जब टॉम की जिंदगी में समर की प्रेजेंस को पूरे 500 दिन हो चुके हैं तो टॉम एक आर्किटेक्चर कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है। और जब बाहर वो वेट कर रहा होता है तो वहां पर एक लड़की भी बैठी होती है, ये भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आएगी। दोनों के दोनों आर्किटेक्ट हैं। और वो लड़की टॉम से पूछती है क्या तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हो। टॉम कहता है कि हाँ। टॉम उससे पूछता है तो वो बताती है कि मैं भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। टॉम कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये जॉब ना मिले। ये एक तरह का ह्यूमर होता है क्योंकि अगर उसे जॉब नहीं मिली तो ये जॉब टॉम को मिल जाएगी। वो लड़की कहती है मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें भी ये जॉब ना मिले।
वो लड़की बोलती शायद मैंने तुम्हें एंजेलस प्लाजा में देखा है। दरअसल ये टॉम की फेवरेट जगह होती है जहाँ पर टॉम अक्सर जाता है, लेकिन टॉम ने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया होता, इसीलिए उसने कभी इस लड़की को देखा ही नहीं। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी टॉम का नंबर आ जाता है और जब वो इंटरव्यू के लिए अंदर जा रहा होता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई भी मिरेकल्स नहीं होते, कोई भाग्य नहीं होता, कोई एक दूसरे के लिए नहीं बना होता। ये सिर्फ सिचुएशन होती है जो लोगों को एक दूसरे से मिलाती है। क्योंकि पहले उसे लगता था कि समर ही उसकी सोलमेट है, उसका प्यार है, वही उसका सब कुछ है, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी है। इसीलिए वो वापस आता है और यहाँ पर जो लड़की बैठी होती है वो उससे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। वो कहती है कि इंटरव्यू के बाद शायद मुझे किसी से मिलना है। और जब टॉम जा रहा होता है तभी वो लड़की अपना मन बदल लेती है और वो टॉम से कहती है कि ठीक है, इंटरव्यू के बाद मैं तुम्हें मिलूंगी, हम कॉफी पीने चलेंगे। इस बात से टॉम को खुशी होती है और वो उसे बताता है कि मेरा नाम टॉम हैंसन है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम ऑटम है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की रियलिटी है, जिसमें ये बताया गया है कि जब हम किसी की जिंदगी में शामिल होते हैं तो उस इंसान से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जिस तरह समर टॉम की जिंदगी से ये सीखती है कि इस दुनिया में सब कुछ पहले से निर्धारित होता है, उसी तरह टॉम भी समर के साथ बिताए हुए 500 दिनों के एक्सपीरियंस से इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस दुनिया में पहले से निर्धारित कुछ भी नहीं होता। ये बस सिचुएशंस होती है जो हमें एक दूसरे से मिलवाती हैं। और इस कहानी में जैसे पहले लड़की का नाम समर था और बाद में जो लड़की आती है उसका नाम ऑटम था, दरअसल ये इस बात को दर्शाती है कि जिस तरह से मौसम बदलता है, यानी गर्मियों के बाद पतझड़ आता है, उसी तरह जिंदगी में भी दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर आज आपकी जिंदगी में दुख है तो ये दुख बदलकर खुशियों में जरूर बदलेंगे, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ नेचर में नहीं होता, ये इंसानों के दिलों में और दिमाग में भी होता है, क्योंकि हमें और नेचर को बनाने वाला एक ही है। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब आपका दिल और दिमाग पूरी तरह से टूट जाए, तो उस सिचुएशन में कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि उस सिचुएशन में इंसान को अपने आप को मोटिवेट करके सही वक्त के आने का इंतजार करना चाहिए। और हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा भी लगे कि इस कहानी में समर की बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। समर ने कभी भी टॉम से किसी भी चीज के लिए कमिटमेंट नहीं किया था, बल्कि वो भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी पहेलियों को सुलझा रही थी। इसीलिए वो भी टॉम की जिंदगी से बहुत कुछ सीखती है। तो ये थी पूरी कहानी 500 डेज ऑफ समर की। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.7। इस मूवी का बजट था $7.5 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $61 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।